this new class। पिछली क्लास में मैंने आपको केतु के बारे में बताया था, तो आज मैं उसको विद एग्जाम्पल आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि कैसे जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो करेक्ट है अगर आपको उन फॉर्मूलाज को कंसेप्चुअली यूज़ करना आता है। तो उस पे आऊँ उसके पहले मैं थोड़ा सा बेसिक्स बता दूं जो कि आज की क्लास में हमें ज़रूरत पड़ेगी, और इसके बाद हम स्टीफन हॉकिंग जी की कुंडली को देखेंगे और उनके डिसीज़ के बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कैसे कुंडली के अंदर बीमारी का पता चल जाएगा आपको। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं थोड़े से बेसिक्स की। आज की क्लास में मैं बहुत ही लिमिटेड बेसिक्स दूंगा। आने वाले कुछ वीडियोस में ऑलमोस्ट आई थिंक मंडे से मैं आपको पूरी बेसिक्स की क्लास ही शुरू करूंगा। हाउस बाय हाउस हर एक चीज़ को समझाते हुए चलूँगा ताकि आपको पूरी चीज़ें क्लियरली समझ में आए। आज की क्लास में हम इतना ही समझेंगे जो कि हमें उस पर्टिकुलर चार्ट को समझने के लिए ज़रूरी होगा। ये जो है ये हमारी कोई सी भी एक कुंडली होती है, और कुंडली एक्चुअल में लाइफ का एक नक्शा होता है। जिस समय कोई भी बर्थ होता है उस समय पूरे अर्थ के अराउंड क्या एनर्जी का एनवायरनमेंट था उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो एक मैप बनाते हैं वो मैप होता है आपका एक कुंडली। तो इस मैप के अंदर हमें 12 घर मिलते हैं, 12 हाउसेस। हाउस नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ये जिस फैशन में मैंने इस काउंट को लिया है इसी फैशन में ही काउंटिंग चलेगी, कभी भी आगे पीछे नहीं चली जाएगी। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 ये हाउसेस हैं। ये हाउसेस को आप इस तरीके से समझ लीजिए कि एक बड़े से घर के अंदर 12 कमरे बने हुए हैं और हर एक कमरे को कोई ना कोई एक फंक्शन अलॉट कर दिया गया है, जिसमें से जो फर्स्ट हाउस होता है इसको कॉमन टर्म्स में लोग लगन कहते हैं, जिसको लेकर मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर लिया है कि इस हाउस के मिड पॉइंट को लगन कहेंगे, हम पूरे हाउस को लगन नहीं कह सकते। अब ये जो हाउसेस हैं इन हाउसेस के अंदर हमें देखने को मिलती हैं वो है राशियाँ। 1 से लेकर 12 तक अलग अलग राशियाँ होती हैं। एक बार थोड़ा उनको बता देता हूँ। जब भी 1 नंबर या 8 नंबर आए तो वो मंगल की राशि होती है। 1 होता है मेष का, 8 होता है वृश्चिक का। एरीज, स्कॉर्पियो, रूल्ड बाय मार्स। 2 नंबर होता है वो होता है वृषभ का। 7 नंबर जो होता है वो होता है तुला राशि। टॉरस एंड लिब्रा रूल होती है वीनस के द्वारा। हाउस नंबर जो राशि होती है तीसरी और छठी राशि, तीसरे नंबर की राशि जो होती है इसे हम कहते हैं मिथुन, और 6 नंबर की राशि को हम कहते हैं कन्या। जेमिनी और विर्गो इनको रूल करते हैं मर्क्यूरी। 4 नंबर की जो राशि होती है जिसे हम जानते हैं कर्क कैंसर के नाम से, उसको रूल करते हैं चंद्रमा। 5 नंबर की राशि सिंह राशि, लियो राशि, इसको रूल करते हैं सन। 9 नंबर और 12 नंबर धनु राशि और मीन राशि, सेजिटेरियस एंड पाइसेस, इनको रूल करते हैं जुपिटर। 10 नंबर कैप्रिकॉर्न मकर राशि, 11 नंबर एक्वेरियस कुंभ राशि, इनको रूल करते हैं सैटर्न। तो इस हिसाब से जब कभी भी कोई कुंडली बनती है तो यहाँ पे इनमें से कोई से भी नंबर आ जाते हैं जो बताते हैं कि उस पर्टिकुलर हाउस के अंदर कौन सी राशि है। जो भी राशि उस हाउस में आती है उस राशि का जो लॉर्ड है उसे हम उस पर्टिकुलर हाउस के लॉर्ड के तौर पे मानते हैं। अगर यहाँ पे 2 नंबर आ जाएगा तो इस हाउस का लॉर्ड वीनस हो जाएगा। अगर यहाँ पे 5 नंबर आ जाएगा तो इसका हाउस लॉर्ड सन हो जाएगा। जिस तरीके से आपकी बॉडी है और इसके अंदर आपका एक सबकॉन्शियस माइंड है, उसी तरीके से इस हाउस के अंदर के मिड पॉइंट पर हमें लगन मिलता है। तो हाउस का जो रूलर है
इनमें से कोई सी भी राशि यहाँ लिख जाएगी, उसका जो स्वामी होगा उसका काम है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अलावा हमारे बॉडी को एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। फिर से रिपीट कर दूं कि जो भी हाउस के अंदर राशियां आती हैं, उन राशियों के लॉर्ड का काम है उन हाउस के अंदर जो भी बेसिक पॉइंट यानी मिड पॉइंट है, जो उन हाउसेस का सबकॉन्शियस पॉइंट है, उनको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। जैसे जैसे इन हाउस लॉर्ड्स की प्लेसमेंट्स चेंज होती है, वैसे वैसे हमें हेल्थ के बारे में थोड़ी सी जानकारियाँ मिलती हैं। हेल्थ किसी भी चीज़ की हो सकती है, आपकी पर्सनल हेल्थ, आपकी वेल्थ किस लेवल पे होगी उसको देखना, आपका पराक्रम किस लेवल पे होगा उसको देखना भी हम उसकी हेल्थ के तौर पे देखते हैं। हाउसेस को हमने डिफाइन कर दिया है, जैसे हम अपने घरों में डिफाइन कर देते हैं कि ये हमारे लिए बैठक का कमरा है, ये हमारे लिए डाइनिंग का कमरा है, ये हमारे लिए किचन है। उस तरीके से यहाँ 12 हाउसेस को भी उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। हाउस नंबर 1 जो है वो सेल्फ को दिखाता है, आपके पूरे माइंड को दिखाता है, पूरी बॉडी को दिखाता है। जब मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी स्पेसिफिकली लाऊंगा तो मैं हाउसेस के द्वारा रूल किए जाने वाले बॉडी पार्ट्स को 12 हिस्सों में अलग डिवाइड कर दूंगा। फिलहाल के लिए समझ लीजिए, ओवरऑल जो पूरी बॉडी है या पूरा सेल्फ है वो फर्स्ट हाउस है। सेकंड हाउस जो होता है वो होता है हमारे खाने पीने के लिए और हमारी वेल्थ के लिए। तीसरा हाउस जो होता है ये होता है हमारे कम्युनिकेशन के लिए। चौथा हाउस होता है हमारे हैप्पीनेस के लिए, हमारी प्रॉपर्टी के लिए। पांचवा हाउस जो होता है इसको हम माइंड के लिए भी देखते हैं और साथ साथ इसको एजुकेशन के लिए देखते हैं। ये छठा हाउस जिसकी आज हमें ज़रूरत पड़ेगी ये होता है डिसीज़ के लिए। रिपीट, सिक्स्थ हाउस इज हाउस फॉर डिसीज़, सेवन्थ हाउस इज हाउस फॉर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में आपकी मैरिज भी आती है तो सेवन्थ हाउस इज अ पार्टनरशिप एंड मैरिज। एट्थ हाउस जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन है, डेथ भी हो सकता है, तो इस हाउस को हम स्पेसिफिकली ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ या फिर कोई अनसर्टेन इवेंट्स आ रही हो तब देखते हैं। नाइन्थ हाउस इज हाउस ऑफ लक। टेंथ हाउस इज हाउस ऑफ स्टेटस। क्लियर कर दूं, टेंथ हाउस जो होता है वो स्टेटस का हाउस होता है। जॉब के लिए हम देखते हैं तो सर्विस को हम देखते हैं सिक्स्थ से, बिजनेस को हम देखते हैं सेवन्थ हाउस से। फिर 11th हाउस जो होता है वो होता है गेन्स का हाउस, हमारी अर्निंग्स का हाउस, जो भी आप कमाते हो काम करके वो 11th हाउस से आता है। और 12th हाउस जो होता है ये आउटर वर्ल्ड है, ये हॉस्पिटल को दर्शाता है, ये एक्सपेंसेस खर्चों को दर्शाता है। तो इतनी तो चीज़ हो गई, ये बेसिक हो गई। इसके अलावा एक चीज़ और आती है कि कभी कभी कोई प्लैनेट अगर वक्री हो जाए, रेट्रोग्रेड हो जाए, तो उसको हम कंसीडर करेंगे कि वो रिवर्स डायरेक्शन में दिख रहा है। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल से आपको पहले समझाता हूँ। नॉर्मली जुपिटर के पास 5th, 7th और 9th हाउस की एस्पेक्ट है। सैटर्न के पास 3rd, 7th और 10th हाउस की एस्पेक्ट है। मार्स के पास 4, 8 और 7th एस्पेक्ट है। राहु केतु में 5, 7, 9 की एस्पेक्ट को हम कंसीडर करते हैं। इनसे हटके जो भी प्लैनेट्स बचेंगे, सन, मर्क्यूरी, मून, वीनस, उन सबको 7th एस्पेक्ट होगी। सपोज कि यहाँ पे आपका कोई प्लैनेट बैठा है, कोई भी प्लैनेट बैठा है, उसका 7th एस्पेक्ट इस घर पे आ जाएगा क्योंकि यहाँ से ये 7th होता है। अगर सपोज कीजिए किसी का जुपिटर इस हाउस में बैठा है तो यहाँ से काउंट करना शुरू करें, 1, 2, 3, 4, 5। तो अगर यहाँ जुपिटर बैठा है तो उसका 5th एस्पेक्ट आएगा हाउस 5 पे। फिर 6, 7, ये 7th एस्पेक्ट आएगा 7th हाउस पे। 8, 9, 9th एस्पेक्ट आएगा 9th हाउस पे। जहाँ पे भी कोई ग्रह बैठेगा वहीं पे उसको नंबर 1 काउंट करते हुए गिनना शुरू करेंगे और एस्पेक्ट जहाँ पर भी वो जाएगी वहाँ पे हमें देखना होगा। अगर ग्रह वक्री हो जाएगा, बैकवर्ड में आ जाएगा, तो उसके एस्पेक्ट को ऐसे काउंट करेंगे। सपोज कीजिए कि शनि यहाँ पे बैठा हुआ है, सैटर्न बैठा हुआ है, सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट होता है। तो 3rd एस्पेक्ट नॉर्मली हमें ऐसा देखना था 1, 2 एंड 3, लेकिन अगर वो रेट्रोग्रेड हो गया तो हम इस डायरेक्शन में काउंट करेंगे 1, 2 एंड 3, यानी कि यहाँ पे एस्पेक्ट ना करके रेट्रोग्रेड होने पे उल्टी डायरेक्शन के कारण यहाँ पे एस्पेक्ट करेगा। वक्री को लेके जो कंसेप्ट है वो तो मैंने क्लियर कर दिया है, लेकिन उनका जो इतने बड़े बड़े साइंटिस्टों का ये मानना है कि नहीं वो अपोजिट डायरेक्शन में एस्पेक्ट करता है, तो मैं उसको कहीं पे भी गलत नहीं कह सकता, क्योंकि अभी इस लेवल पे हमारा तो रिसर्च नहीं है कि हम इतने बड़े साइंटिस्टों को नेगलेक्ट कर सकें। इसीलिए उन्होंने अगर ये एस्पेक्ट रेट्रोग्रेड में अपोजिट डायरेक्शन दिया है तो मैंने भी उसको अपोजिट डायरेक्शन ही माना है। तो
आई होप कि आपको ये नंबर्स का चीज़ समझ में आ जाएगी कि कौन से साइन को कौन रूल करता है, ये एस्पेक्ट क्या है, और ये हाउसेस जो रिप्रेजेंटेशन होते हैं, और कुछ इस तरीके की। आने वाले फ्यूचर के अंदर आई थिंक मंडे से हम पूरे बेसिक्स को ही डील करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको आगे भी समझ में आएंगी, आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं स्टीफन हॉकिंग जी की कुंडली के ऊपर। ये सबसे मशहूर व्यक्ति थे और हर कोई शायद इनको जानता ही होगा। स्टीफन हॉकिंस एक ऐसा इंसान जिसने ऑलमोस्ट 21 साल की उम्र से व्हील चेयर के ऊपर अपनी ज़िंदगी शुरू करी, और भले फिजिकल बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आई हो, लेकिन इन्होंने काफ़ी कुछ अचीव भी किया है। मैं आज सिर्फ इसमें डिसीज़ के बारे में बात करूँगा, बाकी की चीज़ों को मैं ज़्यादा अभी इसमें कोई डिस्कस नहीं करूँगा, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना चली जाए। अब इस कुंडली के अंदर हम देखें तो यहाँ पे है 7 नंबर की राशि। 7 नंबर की राशि मतलब लिब्रा साइन है। लिब्रा साइन का जो लॉर्ड हुआ वो हो गया वीनस, तो वो प्लेस्ड है अपने 4th हाउस में। 4th हाउस में वीनस को डायरेक्शनल एस्पेक्ट मिलती है। ये मैं आने वाले फ्यूचर वीडियोस में बताऊंगा कि डायरेक्शनल एस्पेक्ट्स कैसे काम करती हैं। अब जनरल एस्ट्रोलॉजिकल कंसेप्ट से अगर आप सोचने की कोशिश करोगे, देखने की कोशिश करोगे, तो फिर इस इंसान को कोई बीमार पड़ने की जरूरत नहीं थी। लग्नेश बहुत अच्छी स्थिति में, केंद्र में, 4थे भाव में बैठे हैं, अपने मित्र के साथ बैठे हैं, ये सारी बातें होती। इसमें मैंने 2 रंगों का यूज़ किया है। जो इसमें आपको ब्लू कलर दिखेगा वो बर्थ के समय प्लेसमेंट थी, और जब वो बीमारी डिटेक्ट हुई उस समय को हमने ब्लैक कलर से ट्रांजिट को दर्शाया है, क्योंकि ये इंसान बचपन से बीमार नहीं थे, तो एक ट्रांजिट आता है प्लैनेट का, उस समय ये बीमार होते हैं, उसके लिए इसमें 2 कलर्स को यूज़ किया गया है। तो शुरुआती कंडीशन क्या है कि 1st हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा था, ठीक है। इस हिसाब से हम जनरल उसमें देखें तो हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं हम अपने जो रिसर्च हमने करी है उसके तहत इसमें। जब हम 1st हाउस को देखेंगे तो 1st हाउस के मिड पर मुझे लगन मिलेगी, वो है 21 डिग्री, लिब्रा साइन 54 पे। ये 21 डिग्री में हमें जो नक्षत्र मिलता है वो है विशाखा। विशाखा नक्षत्र जो है उसके लॉर्ड होते हैं गुरुदेव जुपिटर। इस कारण से जो इस कुंडली में हमें लग्नेश लेना है वो जुपिटर होंगे, ना कि वीनस। वीनस इस बात को दर्शाएगा कि इंसान की जो फिजिकल हेल्थ होगी वो कुछ हद तक कितनी मेंटेन रह सकती है। वो क्योंकि 4th हाउस में बैठा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये इंसान टोटली बेड रिडन तो नहीं हुआ, लेकिन ये बीमार क्यों होगा इसको हम यहाँ से नहीं बता पाते। आप देखिए लग्नेश को जब मैंने जुपिटर मारा तो क्या हुआ, जुपिटर हमारे को मिला है 8th हाउस में। एक हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है ये, एक हाउस ऑफ क्रोनिक डिसीज है ये। अब ये जुपिटर जो है, जो कि लग्नेश है, ये अपने साथ 2 राशियों के मालिक होंगे। एक राशि है इनकी ये 3रा भाव पराक्रम में, करेज वाली साइन, इसको मूल त्रिकोण साइन 9 नंबर मानते हैं हम इनकी, धनु राशि। तो करेज को लेके ये लग्नेश चला था, और साथ ही साथ ये लग्नेश 6th हाउस ऑफ डिसीज को भी लेके ही चला था। तो आप समझ सकते हैं कि ये लग्नेश इस कुंडली में बीमारी के घर का स्वामी था और पराक्रम के घर का स्वामी था, और 8वें घर में बैठा हुआ था। 8वें घर में लग्नेश का बैठ जाना रिसर्च में बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि 8th हाउस जो है वो रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है। तो इन्होंने, इनके दिमाग ने बहुत अच्छे रिसर्च वर्क्स को अंजाम दे दिया, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड, वो भी जुपिटर जो कि नॉलेज और विजडम का प्लैनेट है, वो 8th हाउस में गया था, और अपने साथ 3rd हाउस करेज और 6th हाउस डिसीज की एनर्जी को लेके गया था। इसीलिए इसके अंदर बीमार होने की पूरी क्षमता यहाँ दिखती है। अब सवाल यह है कि केतु ने इस कुंडली में कैसे मोटर न्यूरॉन डिसीज को दिया, जो हमारा एक्चुअल मकसद है समझाने का। तो इस कुंडली में जो 6th हाउस है, जैसे मैंने 1st हाउस के मिड पॉइंट को लेके जुपिटर बताया, वैसे ही 6th हाउस जो है इसका जो मिड पॉइंट है वो हमें देखने को मिलता है 1 डिग्री एरीज साइन, 1 डिग्री मेष राशि। यहाँ पे जो नक्षत्र है वो है अश्विन। अश्विन नक्षत्र के जो लॉर्ड हैं वो भी केतु ही होते हैं। तो बीमारी के घर के जो आत्मा है वो खुद केतु ही है। अब सबसे पहली बात आपको ये समझ में आ गई कि बीमारी की आत्मा ही केतु है। इसका मतलब बीमारी जो होगी वो कहीं ना कहीं पहले केतु से कनेक्ट होगी, क्योंकि वो
इस पूरे हाउस ऑफ डिसीज की सोल है। अब देखिए कि केतु पीड़ित कैसे है। शनि यहाँ पर 1 नंबर राशि में बैठे हैं जहाँ पर वो नीच हो जाते हैं। शनि का नीच हो जाने का मतलब हुआ कि वो प्लेनेट सैटर्न जो है वो अर्थ से दूर जा रहे थे। अब सैटर्न अर्थ से दूर जा रहे थे, ठीक है, लेकिन वो वक्री हुए। जब वक्री होंगे तो मैंने आपको कहा था कि उनके अंदर एक गेन ऑफ वेलोसिटी होगी जिस कारण से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि यहाँ पे सैटर्न न्यूट्रल एनर्जीज में आ जाएंगे। इसकी एनर्जी कम नहीं हुई है, ये ऑलमोस्ट वैसे ही काम करेगा जैसे कि एक नॉर्मल सैटर्न करता है। अब होगा ये कि इसके पास रेट्रोग्रेशन है, वक्रता है, इसलिए इसका एस्पेक्ट जब हम काउंट करेंगे तो ये आगे की तरफ नहीं जाएगा, ये उल्टा चला जाएगा। 1, 2 और 3 जो सामने की तरफ जाने चाहिए एस्पेक्ट, वो एस्पेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन कर जाएंगे। जब तीसरा एस्पेक्ट आएगा केतु के ऊपर तो शनि जो है वो कारक है। शनि कारक है आपको बीमारी देने का, और शनि की बीमारियां हमेशा स्लोली चलती हैं क्योंकि ये प्लैनेट बहुत स्लो चलता है। तो अब आप समझ सकते हैं केतु शनि की राशि में बैठा है और शनि से थर्ड एस्पेक्ट ले रहा है जो कि बीमारी का कारक है। उस प्लैनेट से केतु जो कि बीमारी की आत्मा है उसने एक एस्पेक्ट ले लिया। इस कारण से ये केतु जो हुआ ये यहाँ पे खराब हो गया, डिस्टर्ब हो गया। अब इस सैटर्न के साथ ही ये मार्स बैठा है। एक होती है भावचलित कुंडली, उसको बनाएंगे तो ये मार्स यहाँ पे नजर आएगा, बट राशि जो होगी वो अपनी राशि में मंगल यहाँ बैठा है। अब मंगल जो है ये कारक है आपकी मसल्स का। तो जो रोग कारक शनि है उसने मसल्स वाले प्लेनेट को भी अपने साथ ले लिया। इस कारण से प्रॉब्लम इन मसल्स भी देखने को मिलेगी। जो हमारा सिंक का काम करता है, जो हमारे मैसेजेस को हमारी बॉडी में ले जाता है, मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं उनको भी डिस्ट्रॉय किया शनि ने, मसल्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। अब देखिए जुपिटर को, जुपिटर जो कि लग्नेश है वो 6th हाउस का लॉर्ड भी है, इसलिए इसके अंदर बीमारी देने की पूरी क्षमता है। यहाँ से काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। 5वें घर में इसने मर्क्यूरी को देखा है, और मर्क्यूरी जो होता है ये हमारे लिए हमारा नर्वस सिस्टम में हेल्प करता है। तो कहीं ना कहीं बीमारी के घर के स्वामी ने बुध को देख लिया, इस कारण से नर्वस सिस्टम में वीकनेस आई। सैटर्न ने न्यूरॉन वाले प्लेनेट केतु को देखा और साथ में मसल्स वाले प्लेनेट को अपने साथ रखा, इसलिए इन दोनों के ऊपर प्रॉब्लम आई। राहु के एस्पेक्ट ने, ये 9th एस्पेक्ट है मार्स के ऊपर, इसने इसको और ज़्यादा बढ़ा दिया। नीच के शनि की एनर्जी, बीमारी देने की क्षमता और ज़्यादा बढ़ गई, और मार्स की जो स्टिफनेस होगी मसल्स की वो और ज़्यादा बढ़ गई राहु के एस्पेक्ट के कारण। अब ये तो हुई जनरल कुंडली में। अब ये पीरियड जो है वो पीरियड आप देखिए, ट्रांजिट जो हुआ है वो हुआ है 1963 में अराउंड। ये ईयर है, हम 3 बड़े ग्रहों के ट्रांजिट को इम्पोर्टेंस देते हैं। एक होता है सैटर्न, एक होता है जुपिटर और एक होता है हमारे लिए राहु केतु, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक कहीं बैठते हैं। जब 1963 का ट्रांजिट चल रहा था तो बीमारी की आत्मा केतु, बीमारी का कारक शनि, बीमारी की आत्मा केतु और बीमारी का कारक शनि, ये कहीं ना कहीं आपस में लिंक हो रहे थे आपके 1st हाउस के लॉर्ड वीनस के साथ और साथ ही साथ मर्क्यूरी के साथ। तो मर्क्यूरी और वीनस ये दोनों के दोनों इस समय पूरी तरीके से बीमारी की तरफ चले गए थे। और जो जुपिटर था जो कि इस हाउस का लॉर्ड था, वो जुपिटर केतु के पास। अब जुपिटर क्या है, जुपिटर यहाँ पे लग्नेश किस तरफ बढ़ रहा है, लग्नेश आगे जाके मिलेगा केतु से। केतु क्या है, केतु है आत्मा किसकी, बीमारी की। तो लग्नेश यहाँ से बीमारी को ले देता है। ऑलमोस्ट जो है 21 ईयर की एज के आसपास इनके पैरालिसिस का काम शुरू हो जाता है। जैसे जैसे ये और आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये पैरालिसिस सीवियर होता जाएगा और ये व्हील चेयर पे चले जाते हैं। तो आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा कि केतु बीमारी के घर की आत्मा बना, बीमारी का पहला कारण बना। इसके ऊपर शनि का एस्पेक्ट आया जिस कारण से बीमारी कारक ग्रह ने जब इसको एस्पेक्ट किया है तो प्रॉब्लम आई है। मर्क्यूरी जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है नर्वस सिस्टम में, उसको इस हाउस के लॉर्ड जुपिटर ने डिस्टर्ब कर दिया। इस कारण से
इनको ये बीमारी का सामना करना पड़ा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आने वाले वीडियोज़ में भी हम कुछ रोचक जानकारियों को आपके सामने रखेंगे। थैंक यू।